गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए अपने वीडियोस ऑन करिए एक बार सब बच्चे जल्दी से। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। यश, सुहाना, मलिका, रिया, नंदिनी, देवांश, जल्दी से। मैम देखिएगा 5-7 मिनट में ना, देखना किसी के वीडियो ऑफ ना हो, आप यहीं पे देखते रहना। सर रिया नंदिनी के घर से कॉल आया था। अच्छा ठीक है, हाँ जिसका आएगा मैं उसको भी नहीं छोड़ कर देना और आप पाऊंगा। देखते रहना। हाँ ओके जी। सर बच्चों, मैं भी नहीं ऑन फर्स्ट कर ऑफ ऑल पाऊंगा कैमरा। क्या कह रहे हैं अद्वैत? सर मैं भी कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगा। अच्छा, अगली बार से देखिए बच्चों, जिसका कोई भी देखो, हो सकती है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो किसी को वीडियो ऑन करने में, तो नेक्स्ट क्लास से चलिए। आज तो कोई नहीं मैम, आज जिन्होंने मना किया उनको मत सर करना मेरे को मत। कोरोना है, बस इसलिए नहीं कर रहा, नहीं तो कर नहीं लेता। कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा क्लास से पहले, बस ये अगली बार से ध्यान रखना। ओके चल। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ कि हमारे 2 वीक क्लास नहीं हो पाई। फॉर अ सिंपल रीजन, आपको भी पता है कि थोड़ा सा मतलब मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, बट नाउ आई एम फाइन। और आप लोगों से भी पहले तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे, आई होप आप लोगों ने इसके प्रिंट आउट निकाल लिए। अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट नहीं निकाले तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले प्रिंट आउट निकाल लेना। और जैसे ही ये लॉकडाउन हमारा खुलता है, वैसे तो अभी एक और हफ्ता एक्सटेंड हो गया, बट जैसे ही ये खुलता है तो आप लोग मेरे इंस्टीट्यूट में, मैंने बुक्स भी निकल रखवा दी है वहां पे, तो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो बच्चे दूर रहते हैं उनको मैं बुक कोरियर करवा दूंगा, ठीक है, बट अभी 1-1.5 हफ्ते बाद, जब ये थोड़ा लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। ओके बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप में से कितना मतलब कुछ बच्चों के स्कूल में चैप्टर फिनिश भी हो गया होगा। मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे एक अपनी पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, तो ना तो मैं बहुत तेज चलाऊंगा ना मैं बहुत धीरे चलाऊंगा। मैं एक पर्टिकुलर स्पीड में अपने कोर्स को आगे बढ़ाऊंगा। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मेरे को आप ये थोड़ा अलग से करवा दीजिए, या मुझे ये कम समझ आया है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपको बहुत ज्यादा समझ आएगा और आपको लगेगा सर थोड़ा और फास्ट कर लीजिए, या आपको लगेगा कि सर थोड़ा फास्ट चल रहा है, कम स्लो कर दीजिए। तो आप क्या करिए, एक तो आप क्लास में पूछिए मेरे से। क्लास में पूछने के बाद अगर आप मेरे को लगेगा कि नहीं यहाँ पे नहीं, तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप मेरे से क्लास के बाद अलग से टाइम दीजिए, और मैं आपको अलग से उस टाइम पे टाइम देके सिर्फ आपकी क्लास लूंगा। तो हर तरीके से आपको समझ, मतलब मैं समझाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपना सिर्फ मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैम देख लेना थोड़ी देर में ना, इनको जिनका नहीं है एक बार उनको बोल के और फिर निकालना उनको क्लास से। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा आज हमें शुरू करना है, मैनेजमेंट चैप्टर है। 5 मार्क्स का ये चैप्टर है, 5 से 6। और आज हम क्या क्या करने की कोशिश करेंगे, यहाँ देखिए, अभी नोट्स नहीं देखने, हम डेफिनेशन करेंगे, हम इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी जो एक दो टर्म्स है उसके ऊपर बात करेंगे, हम फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, ये मेरा आज का टारगेट है, ये प्लस ऑब्जेक्टिव भी है। लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं, 1.5 हमारी क्लास है। सबसे पहले तो हमारे को पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैंने आप दोनों, मतलब दोनों बैचेस में एक बार बताया था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेज द मैन। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेज द मैन। एक मैनेजर वो नहीं होता, अच्छा मैनेजर जो खुद काम करे। एक मैनेजर वो होता है जिसको ये पता है कि मेरे लिए कौन सा इंसान काम कर सकता है। तो लोगों से काम निकलवाना ये एक आर्ट है जो सब लोगों में नहीं होती। जो बड़े बड़े मैनेजर्स है, जैसे मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, और जो बड़े सत्य नडेला, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको ये पता है कि इतने लोगों में से who are those people who can work for me and who can give me best results। तो मैनेजमेंट की अगर 1 मार्क की डेफिनेशन की बात करें, नोट्स नहीं खोलोगे आप, जब तक मैं नहीं बोलूंगा आप नोट्स नहीं देखोगे। मैनेजमेंट की 1 मार्क की डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैं बोलूंगा 5 बार, उसके बाद आपसे बुलवाऊंगा। व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ। अब यहाँ अगर वर्ड प्रोसेस आ गया है तो कुछ स्टेप्स भी होंगे, वो भी अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन, लोगों से काम निकलवाना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स विद द एम ऑफ। मुकेश अंबानी जब आपने इतने सारे लोगों से काम निकलवाता है, तो उसका ये सब, इसका उसका एम ये नहीं होता कि उन लोगों के सपने पूरे करने हैं। उसका एम क्या है कि उसको अपनी ड्रीम्स पूरी करनी है, उसको रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बनना है, और भी उससे ऊपर भी। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स। और जब देखो मैं अपना काम आपसे करवा रहा हूं, तो मुझे दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा जो मेन टर्म्स है मैनेजमेंट की। क्या क्या? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में फर्क क्या होता है? बहुत बड़ा फर्क है, और अभी हम अगले 10 मिनट इसी पे लगाएंगे।
इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सिर्फ लोगों से काम निकलवाना है, चाहे कुछ भी कॉस्ट लगे, मतलब नहीं है। मेरा जो टारगेट है, क्या मेरा काम टारगेट पे हो रहा है, दैट इज बीइंग इफेक्टिव। तो मैं अपने एम्प्लॉइज को देखता हूं कि वो इफेक्टिव है, वो काम पूरा करे, चाहे कॉस्ट कुछ भी लगे। जो मेरा कॉस्ट था, चाहे वो एक्सीड हो जाए या ना हो, मेरे को काम से मतलब है, दैट इज बीइंग इफेक्टिव। एक लाइन में याद रखना, इफेक्टिव का मतलब क्या है, काम टाइम पे कंप्लीट हो गया, कॉस्ट गई भाड़ में, ये होता है इफेक्टिव। अब आते हैं एफिशिएंट। एफिशिएंट का क्या मतलब होता है, जो हमारा कॉस्ट का टारगेट था कि मुझे मान लीजिए 10,000 सिलेंडर वो शर्ट्स बनानी है या कुछ भी बनाना है इन XYZ कॉस्ट, मेरा उसी कॉस्ट में काम हो, ये होता है बीइंग एफिशिएंट, चाहे काम हो या ना हो। अगर मैंने अपने एम्प्लॉई को, अगर मैंने अपने मैनेजर को 1 लाख रुपीस का टारगेट दिया है, अब 1 लाख से एक्सटेंड नहीं करना, चाहे मेरा काम उस 1 लाख में हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 लाख से एक्सटेंड नहीं करना, दिस इज बीइंग एफिशिएंट। तो मेरा सवाल अब आपसे ये है, क्या सिर्फ इफेक्टिव होना काफी है? क्या सिर्फ काम होना काफी है? नहीं। और क्या सिर्फ एफिशिएंट होना काफी है कि काम ही नहीं हो रहा और आपकी कॉस्ट एक्सीड नहीं हो रही लेकिन काम ही नहीं हो रहा, तो क्या सिर्फ एफिशिएंट होना काफी है? नहीं। तो दोनों ही चीजें, मतलब दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, और एक मैनेजर को ये इंश्योर करना है कि जो उसके एम्प्लॉइज है वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। अब इसके ऊपर जो केस स्टडी आती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार डेफिनेशन फिर से बोलता हूं। व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर से बोलूंगा, मैं ही 2-3 बार बोलूंगा, सिर्फ सुनना। What is management? Management is the process of getting the work done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently. फिर से बोलता हूँ, it is a process of getting the work done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently. फिर से बोलता हूँ, management is the process of getting the work done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently. जब आप इस डेफिनेशन को लिखोगे, प्रेजेंटेशन टिप्स, आपको 3 वर्ड्स को बॉक्स में डाल के आना है। 3 वर्ड्स, क्या क्या? प्रोसेस, ठीक है, दूसरा इफेक्टिवनेस और तीसरा एफिशिएंटली। ये 3 वर्ड्स है जो आपके पेपर में दिखने ही दिखने चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं इन्वर्टेड कॉलम्स पे लिख के आता, पूरा एक बॉक्स बना के आता इस तरीके से, ठीक है। अब एक बार मेरे साथ हम सब बोलेंगे, सब कोशिश करेंगे, जिसको याद है वो भी, जिसको नहीं भी है वो भी कोशिश करेगा मेरे साथ बोलने की। बताइए सब लोग अपना इसको, अपने माइक्स को अनम्यूट कर दीजिए 1 मिनट के लिए। मैनेजमेंट इज द process of getting the work done with the aim of achieving achieving goals goals effectively and effectively efficiently. and efficiently, effectively and efficiently। एक बार फिर से बोलेंगे, मैनेजमेंट इज द Process of process of getting the work done। देखो आवाज नहीं आ रही अभी, तबीयत मेरी खराब है, आवाज आपकी गई है, जल्दी से थोड़ा सा तेज बोलेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ getting work getting the done work done with with the the aim of achieving achieving the goals effectively and effectively efficiently. and efficiently। ओके, अब मैं आपके सामने इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का पूरा केस स्टडी रखता हूँ। देखो इतना बड़ा केस होएगा इसका, इतना बड़ा केस होएगा। आंसर 1 मार्क, 1 वर्ड। कैसे? ऐसा होएगा, एक मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को बुला के उसको एक टास्क दिया कि उसको 500 शर्ट्स बनानी है विद इन 50,000 या जो भी 50,000 में, 1 हफ्ते के अंदर। तो उसने काम शुरू किया और काम सही चल रहा था, बट ड्यू टू पावर कट, ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम, जो सबऑर्डिनेट था ही रियलाइज्ड कि वो इस काम को पूरा नहीं कर पाएगा टाइम पे। तो उसने क्या किया, ही इंस्टॉल्ड अ जनरेटर इन द फैक्ट्री, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि कॉस्ट बढ़ गई लेकिन काम टाइम पे हो गया। फुल स्टॉप। ये पूरा आपका होएगा, और 2-4 लाइनें आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दी होगी। फिर आंसर पूछा जाएगा, मैं लक्ष्य से पूछा, लक्ष्य ट्राई करेगा और कोई नहीं। Is the subordinate effective? लक्ष्य 1 वर्ड आंसर, मतलब मेरे को 1 मार्क का आंसर चाहिए आपसे, बताइए। ट्राई करिए, जो आपको ठीक लगे आप बताइए। जितना, कोई घबराना नहीं है, कोई टेस्ट नहीं चल रहा, अपना आराम से आप आंसर बताइए। बताइए, सोच के बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर इसका। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मानिए आप ट्राई करोगे। Sir, no. नो, ही इज नॉट इफेक्टिव। ओके, सुहाना आप बताओ। Sir, yes. यस, व्हाई? 1 मिनट केशव पूछता हूँ। हाँ, Because उसकी कॉस्ट बढ़ गई है बट काम तो हो रहा है ना फिर भी। हाँ ठीक है। और मान्या एक सुहाना, अभी आपने भी एक आंसर में गलती बोली, मैं बताता हूँ अभी। मान्या, आपने क्यों बोला कि इज नॉट इफेक्टिव? सर इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? सर ये काम हो रहा है। काम तो हो रहा है, और मैंने क्या बोला था, कॉस्ट बढ़ गई लेकिन काम पूरा हो गया। तो मैंने आपसे, आपको आंसर क्या देना चाहिए था? यस, इज इफेक्टिव।
Yes. और सुहाना आपने क्या गलती की, देखो बच्चों अब यहाँ पे आंसर क्या है पहले तो मैं बता दूं, आंसर है यस ही इज इफेक्टिव। लेकिन उसके आगे जो सुहाना आपने बोला ना कॉस्ट बढ़ गई, वो नहीं बोलना, आपने सीधा बोलना है यस ही इज इफेक्टिव बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, खत्म। आपको एक्स्ट्रा काम ही क्यों, अब पता है क्या होता, अगर आप लिख देते ना यस ही इज इफेक्टिव बट उसकी कॉस्ट, बट द कॉस्ट हैज इंक्रीज, तो वहां पे जीरो मिलता। पता है क्यों, क्योंकि आप रीजनिंग तो गलत दे रही हो ना। तो आपको टू द पॉइंट स्टिक करना है, जब आपसे इफेक्टिव पूछा तो आपको इफेक्टिव का ही जवाब देना है। व्हाई आर यू गेटिंग इनटू एफिशिएंट, आपको एफिशिएंट का जवाब ही नहीं देना। समझ में आया बच्चों? तो देखिए बिल्कुल सिंपल याद रखना, अगर काम टाइम पे हो गया, जो टारगेट है टाइम का उसके अंदर काम हो गया तो वो इफेक्टिव माना जाएगा, चाहे कॉस्ट कितनी ही लगे। और अगर ये क्वेश्चन होता है इज ही एफिशिएंट, तो आंसर बताइए क्या होना, जब मान भी आप बताओ इज ही एफिशिएंट होता सेम क्वेश्चन, तो आंसर क्या होता आपका? No, sir. No, he is not efficient because he has exceeded the cost target. समझ में आ गई बात आपको? ठीक है ना? तो इतना बड़ा इसका वो होता है, क्वेश्चन होता है, लेकिन आंसर उसका उतना ही छोटा है। और ये बहुत ज्यादा आता है केस स्टडीज में। समझ में आ गई बात? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं? एक बार फिर से डेफिनेशन बोलते हैं, फिर फीचर्स पे चलते हैं। तो एक बार जल्दी से डेफिनेशन बोलेंगे, मैनेजमेंट इज द process of Getting work done with the aim of with the aim of achieving goals effectively and efficiently. and efficiently. अब आप लोग बच्चे अपने नोट्स पे आइए, फर्स्ट पेज पे आइए, 1.1 पे जल्दी से आइए। देखिए आप, मैं यही नोट्स आपको मैंने भेजे थे। पहले जो लिखा हुआ है एक बॉक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, उस बॉक्स के अंदर 3 वर्ड्स है जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखे हुए, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आपके पास अगर हाइलाइटर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पेन से ये हाईलाइट करिए। ये वो 3 वर्ड्स है जो आपके पेपर में दिखना ही दिखना चाहिए। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसके लेफ्ट में लिख लीजिए डेफिनेशन, दिस इज डेफिनेशन। उसके बाद एक और बॉक्स मैंने बनाया है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करिए, अगर हाइलाइटर है तो पूरी लाइन को हाईलाइट करिए। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो अपने गोल्स बाय फ्लूक से नहीं, फ्लूक मतलब तुक्के से नहीं करती, वो अचीव करती, वो कुछ प्रोसेस को फॉलो करती है जिसकी वजह से वो इतनी सक्सेसफुल हुई है, और उस प्रोसेस का नाम क्या है? मैनेजमेंट। तो ये लाइन जो है ना बच्चों, ये दो तरीकों से मैंने दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। पहला, ये लाइन आप इस चैप्टर में कहीं पे भी लिख सकते हो, एज इंट्रोडक्शन, एज कंक्लूजन। पहले तो आप लिख लीजिए, इसके लेफ्ट में कैन बी यूज्ड एनीवेयर। इस पूरे चैप्टर में इस लाइन को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, और भी अच्छे से कहीं पे भी लिख के बॉक्स में डाल के एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो। प्लस ये लाइन एक तरीके से क्वेश्चन में भी आ रही है। कैसे आ रही है? लाइन आएगी, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट लाइन में होगा, आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो आपका प्रोसेस कौन सा बता, कौन सा आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए इसका? कौन सा प्रोसेस की बात हो रही है? Management. The process identified here is management. उसके बारे में एक लाइन, मैनेजमेंट इज वही जो ऊपर लिखा आपने, प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन, और उसके बाद हम उसके फीचर्स लिखेंगे। तो ये दो तरीकों से ये लाइन आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करिए। ठीक है, हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तो पढ़ लिया, हमने तीसरे वर्ड के बारे में अभी कोई बात नहीं की, जिसका नाम है प्रोसेस। तो प्रोसेस का क्या मतलब है बेटा? प्रोसेस का मतलब, मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है द 5 फंक्शंस दैट अ मैनेजर मतलब परफॉर्म्स इन हिज टास्क ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज। और वो 5 फंक्शंस क्या है जो हमारे इस बुक के 4th, 5th, 6th, 7th, 8th चैप्टर्स है। द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर द 5 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और ये 5 फंक्शन क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आई रिपीट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसको हम पॉस्ट डीसी कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो 5 फंक्शंस है, अभी आपको नाम याद नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे और अपने बिजनेस स्टडीज के कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे, आपको ये नाम याद हो जाएगी, क्योंकि इतनी बार हम हर क्लास में नाम लेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कि आपको आराम से ये नाम याद हो जाएंगे। तो आइए अब वो 3 टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली। तो देखिए, वी नीड टू इलैबोरेट, आपके सामने नोट्स है, 3 terms used in the definition of management. The first is process. It means the primary functions. Underline the term primary functions or activities of management which are performed to get the things done. These are planning, organizing, staffing, directing, controlling. वहां पे ना
कैपिटल में लिख लीजिए पोस्ट बीसी। हम जब भी क्लास में नाम लेंगे तो हम पोस्ट बीसी बोलेंगे, पूरा पूरा नहीं बोलेंगे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, POSBC हमें याद आ जाएगा इससे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। अब आइए इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं। अब देखिएगा एक लाइन में सिर्फ, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम। अंडरलाइन करिए ऑन टाइम। बस अगर काम टाइम पे हो रहा है, चाहे कॉस्ट ज्यादा लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजर इफेक्टिव माना जाएगा। बच्चों ये बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर है जो बच्चे करते हैं कि उसको इफेक्टिव नहीं मानते कि अगर कॉस्ट बढ़ गई, जैसे अभी भी गलती हुई थी, मान्य ने भी की थी। तो आपको बस ये समझना है कि टाइम पे काम हो रहा है, दैट इज इनफ, खत्म। इफेक्टिवनेस का मतलब है टाइम पे काम हो रहा है, ठीक है। अब आइए एफिशिएंट। Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. Underline करिए, doing the task correctly and with minimum cost, बस minimum cost. इसके बाद का छोड़ दीजिए, सारा कट कर दीजिए। If by using less resources, ये सब कट कर दीजिए, सब कट कर दीजिए। सिर्फ एक लाइन याद रखिए, doing the task correctly and with minimum cost. सही से काम करना, कम से कम कॉस्ट के साथ, खत्म। उसके बाद सीधा आ जाइए, thus management has to see that the tasks are completed and goals are achieved, that is effectiveness, with the least amount of resources, that is efficient, खत्म। अब देखो बच्चों, अब आपके साथ मतलब अब आपको थोड़ी हंसी आएगी। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज केस स्टडीज, ये लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट, पर इस पूरे को कट कर दो, इस पूरे को मतलब कट कर दो। क्यों कट कर दो? क्योंकि इस पे यही एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो ये शर्ट्स वाला, वही लिखा हुआ है। आपको अच्छे से समझा दिया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा समझा दिया। अगर टाइम पे काम हो रहा है तो इफेक्टिव है, टाइम पे काम नहीं हो रहा तो इफेक्टिव नहीं है। कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो एफिशिएंट नहीं है, कॉस्ट अगर नहीं बढ़ रही तो एफिशिएंट है, काम खत्म। इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक हो गया? समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं अभी तक किसी के मन में? अभी तक हमने सिर्फ एक डेफिनेशन किया, पर फिर से बोलेंगे डेफिनेशन, फिर हम अपना बड़ा क्वेश्चन शुरू करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से डेफिनेशन बोलेंगे, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ Getting work work done done with the with aim the of aim of achieving goals effectively and efficient. efficiently. जो मेन तीन टर्म्स है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम अपने नोट्स को बंद करिए। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि 7 फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि फीचर्स के और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, मतलब फीचर्स जो एक क्वेश्चन है, फीचर्स, इस फीचर्स के और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, बताइए। कोई बताएगा फीचर्स के और क्या क्या? एक मिनट, आपने बोला कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल ठीक बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स। और बताइए, और भी नाम हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। Attributes. एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल ठीक बोला आपने, एट्रीब्यूट्स। एडवांटेजेस नहीं, एडवांटेजेस नहीं। ये देखो मैं अभी बताता हूँ, ये जो एडवांटेजेस होता है ना, एडवांटेजेस होता है इंपॉर्टेंस का, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस। और क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंस के, एडवांटेजेस के, और बताइए। सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये फीचर्स नहीं होंगे। मेरिट्स, वेरी गुड, वेरी गुड, मेरिट्स बोला आपने, बिल्कुल सही। यूज हो सकता है, यूज भी हो सकता है, ठीक है। और बेनिफिट्स, बेनिफिट्स भी हो सकता है। तो ये नाम इसके हैं, और इसके फीचर्स 3 ही होते हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, और इसका रोल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये बुक, मतलब नोट्स में, तो वहां पे इसके 3 पर्यायवाची, 3 सिनोनिम्स और लिख लीजिए। फीचर्स भी लिख लीजिए वहां पे स्लैश लगा के, और एट्रीब्यूट्स भी लिख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो ना। पेज नंबर 1.2 पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, आप ये लिख लीजिए। और हम अपना पहला शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, कैसे हम करेंगे, देखो मैं ना सबसे पहले आपको याद कराऊंगा हेडिंग्स, ठीक है। 7 हेडिंग्स है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम रीड भी करेंगे। देखो फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो होएगा मेरा ये, और मतलब एक फर्स्ट, मतलब मेरा ये होता है कि मैं रीड भी कराऊंगा, जहां मेरे को लगेगा कि रीड कराने के लायक कुछ नहीं है, वहां आपको छुड़वा दूंगा। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, यहाँ देखेंगे, सब नोट्स को बंद कर दीजिए। ये मैंने आपको क्लास में क्लास टू लास्ट संडे को भी बताई थी। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ इसको, पहले सारी हेडिंग्स को याद करेंगे, फिर सबको डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने याद भी की थी, अगर आपको याद हो, चलो एक बार कोशिश करते हैं याद करने की। तो स्लैंग याद होएगा, मैं पिक गोस टू एमसीडी, मेरा इसका स्लैंग था, है ना। तो एक बार जल्दी से कोशिश करते हैं बोलने की, जितनी याद होगी। तो फर्स्ट क्या था, पी से क्या था, याद है? परवेज यार 2 हफ्ते हो गए और बिल्कुल याद है आपको। आगे आई से
इंटेंजिबल इंटेंजिबल क्या बात है, वेरी गुड। और थर्ड जी से क्या था? ग्रुप गोल एक्टिविटी ओरिएंटेड वेरी गुड, एक था गोल ओरिएंटेड, वेरी गुड, एंड ग्रुप एक था एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी बिल्कुल सही बोला आपने। एम से क्या था? मल्टी डायमेंशनल क्या बात है, क्या बात है, मल्टी डायमेंशनल। और सी से क्या था? कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। एंड डी से क्या था? डायनामिक देखिए बच्चों, इसका मतलब हमें इस पर टाइम तो वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने किसी ने कराई थी और किसी ने क्या, मैंने ही कराई थी। तो वेरी गुड, बिग गोस टू एमसीडी। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जो बच्चा शायद फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करे, बेटा देखो जो ये स्लैंग है ना, इस पे जो ये कैपिटल में वर्ड यूज किए जैसे PIG एंड MCD, ये मैंने यूज किया है। मैंने आपको ये पिछली बार बताई थी बात। और जो मैंने वर्ड्स शॉर्ट में लिखे हैं, जैसे गोस को कंप्लीट किया, टू मैंने लिखा यहाँ पे, दीज आर जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। अब बच्चों पहले तो मैं आपको थोड़ी प्रेजेंटेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको हर के बारे में 2 से 3 लाइनें याद कराऊंगा। देखो अगर यही क्वेश्चन आ जाता है, अभी दूंगा क्रिश, अभी दूंगा टाइम, रुक जा, स्लैंग लिखने का टाइम दूंगा अभी। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 6 नंबर का, कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और आपको आते हैं, लेट अस अज्यूम आपको आते हैं, तो उसको लिखना कैसे है पहले आपको समझना है। अब आप 12th क्लास में आ चुके हो, ठीक है, अब आप अगले साल कॉलेज में जाने वाले, तो ये नहीं कि बच्चे नहीं हो, द 6 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आज शुरू हो गए, पहला लिखना शुरू, नहीं, ऐसे नहीं लिखना। आपको एक बिल्कुल अच्छे बड़े बच्चों की तरह आंसर को फ्रेम करना है। आपको चाहे मांगे या ना मांगे, आपको एक इंट्रोडक्शन देनी है, आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है, आपको उसके बाद एक एक पॉइंट को पॉइंट में लिखना है। तो कैसे लिखना है, इसको शुरू कैसे करना है इस आंसर को, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन दोगे। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद आप बनाओगे ये फ्लो चार्ट, जो मेरी बुक में भी बना हुआ है, देख रहे हो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। तो इसमें 7 पॉइंट्स है, आपको 7 पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, अगर 5 है तो 5 भी लिखिए। तो यहाँ पे आपने लिखा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, आपने यहाँ पे लिखा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, 5 पॉइंट्स के लिए आपने एक फ्लो चार्ट बनाया। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, फ्लो चार्ट कभी भी आंसर खत्म होने के बाद नहीं बनाओगे। फ्लो चार्ट या तो पहले बनाओगे या बनाओगे नहीं। फ्लो चार्ट का बनाने का मकसद क्या है, यूज क्या है, इसको बनाने का यूज ये है कि मैं अपने टीचर को, एग्जामिनर को यहीं पे बता रहा हूँ कि देख मेरे को आंसर आता है, तो ना मेरा आंसर यहीं पे मेरे को मार्क्स दे दे। तो अगर उसको हेडिंग्स ठीक लगी सारी, और वो वहीं पे आपको वहीं पे अपना माइंड बना लेगा कि इस बच्चे को मेरे को 5 मार्क्स देने हैं कि नहीं देने। फिर आप यहाँ लिखोगे इन डिटेल्स, आपने लिखा इन डिटेल्स। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, और आपने पहला पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा परवेसिव, हमने यहाँ पे लिखा परवेसिव, हमने ये लाइन छोड़ देनी है। बच्चों प्लीज मेरी प्रेजेंटेशन को फॉलो करिएगा। कुछ बच्चों का ना कंटेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ बच्चों का कंटेंट इतना अच्छा होता है लेकिन तब भी उनके मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंटेशन नहीं फॉलो करते। तो प्रेजेंटेशन पे प्लीज मेरी प्रेजेंटेशन को तो हम डे 1 आज से ही शुरू करना, फॉलो करना, चाहे वो आपका स्कूल का टेस्ट हो, चाहे वो ट्यूशन का टेस्ट हो, चाहे वो आपका कोई बोर्ड का एग्जाम हो, तो आपको प्लीज इसको फॉलो करिए। तो आपने लिखा, फिर आप यहाँ से ना पॉइंट के अंदर भी पॉइंट में लिखिए, पॉइंट के अंदर भी आप पॉइंट में लिखिए। यहाँ पे आपने 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, मैक्सिमम 3 लाइन लिखनी है आपको एक पॉइंट के बारे में, मैक्सिमम 3 लाइन लिखी। फिर आपने एक और लाइन छोड़ दी, ये पूरी लाइन आपने छोड़ दी। फिर आपने सेकंड पॉइंट लिखा, उसकी यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटेंजिबल लिखा आपने, उसके बारे में आपने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी, उसके बारे में 2-3 लाइनें लिखिए, एंड फाइनली फिर कंक्लूजन लिखिए। और यहाँ पे मैं कंक्लूजन क्या लिख सकता था, 5 पॉइंट लिखने के बाद वही लाइन, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो ये है हमारा सिस्टम, ठीक है। अब जब हमें ये पता है कि ये हमें पॉइंट्स में लिखना है, तो हम हर एक के बारे में 2 या 3 लाइनें याद करते हैं। सबसे पहला है परवेसिव। बच्चों देखिए, हेडिंग्स आपको रटनी है, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, हेडिंग्स आपको रटनी है। और मैंने आपको बता भी दी थी कि हेडिंग्स को याद करने के लिए तरीका क्या है। एक तो आप हेडिंग्स को बार बार बुलवाता रहूंगा मैं क्लास में, प्लस ये बुक मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, इस बार मैं आपको विद इन अ मंथ ये बुक दे दूंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स है। तो जैसे ही हमारा कोई भी चैप्टर फिनिश हो जाए, आप उस पेज की उस चैप्टर की हेडिंग्स मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस में आएगा, वो हर चैप्टर मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस में, तो आप उस पेजेस को फ्लिप करिए और आपको हेडिंग्स याद हो जाएगी। अंदर की जहां तक की बात है, अंदर की जो हमारे को कंटेंट है बच्चों, आपको रटना नहीं है। सबसे पहली बात, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अंदर क्या लिखा हुआ है, और अपनी लैंग्वेज में आपको उसको लिख के आना है। 2 से 3 बार जब आप पढ़ लोगे किसी भी चीज को, तो जब आप 4th टाइम उसको लिखोगे तो अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। तो अब चलिए मैं आपसे बात करवाता हूँ, परवेसिव का मतलब क्या होता है, बस इतना बता दो मुझे, किसी को पता है अगर परवेसिव का मतलब क्या होता है, बताइए।
यूनिवर्सल, ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज Everywhere. हर जगह चाहिए। तो आप देखिए इसके बारे में कितनी सिंपली, कितने आराम से मैं लाइनें बनाता हूँ दो। पर मैनेजमेंट इज अ परवेसिव एक्टिविटी, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड, पहली लाइन लिख रहा हूँ, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव एक्टिविटी एज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, in management is required in India as well as outside India। खत्म। देखिए, सोच के देखिए कितना सिंपल है। तो हमने 3 लाइनें बनाई। पहले मैं क्या लिखा, मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो छोटी हो। पहले पॉइंट पहले मैं लिख दिया। दूसरा, वो बिजनेस में भी चाहिए, नॉन बिजनेस में भी चाहिए, वो पेट्रोल पंप में भी चाहिए, वो हॉस्पिटल में भी चाहिए, वो स्कूल में भी चाहिए, वो किसी थिएटर में भी चाहिए। काम खत्म। और तीसरा, इंडिया में भी मैनेजमेंट चाहिए और आउटसाइड इंडिया भी मैनेजमेंट चाहिए। हमने हर तरीके से लिख दिया। एक और लाइन आप लिख सकते हो, मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए। काम खत्म। बताइए, सिंपल लगा? ज्यादा मुश्किल, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? इजी लगा? अब इसको अपनी लैंग्वेज में तो आप लिख सकते हो ना। इसको इंग्लिश में तो करना है, और आप सबको तो इंग्लिश मुझसे तो बहुत बेटर होगी, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है कि नहीं? इतना सा काम है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इंटेंजिबल। मैं ना आपको जब अभी मैं रीड कराऊंगा तो आपको मार्क भी कराऊंगा वर्ड्स जो क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है बताइए? इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। तो एक बात बताइए, क्या मैनेजमेंट दिखती है? कोई ऐसा लगता है हाँ ये मैनेजमेंट है, मैंने मैनेजमेंट को हाथ लगा दिया, मैंने मैनेजमेंट को ऐसे नहीं, लेकिन हम उसके रिजल्ट देख पाते हैं। मैनेजमेंट का रिजल्ट हम कैसे देख पाते हैं? बताए, कोई बताएगा कि मैनेजमेंट को देख तो पाते नहीं, लेकिन हम ये देख के बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी मैनेजमेंट है या खराब मैनेजमेंट है। कोई बता सकता है कैसे? कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी है या इसकी खराब है? अगर उसका प्रॉफिट हो रहा When है तो। goals are achieved. वेरी गुड, व्हेन गोल्स आर अचीव्ड, जब प्रॉफिट होएगा, और जब एक कंपनी में एम्प्लॉइज खुश है, जब काम तरीके से हो रहा है, ऑर्डर से हो रहा है, जब एक कंपनी की ग्रो कर रही है, नई नई मशीन्स लगा रही है, नई नई इक्विपमेंट्स बढ़ा रही है, प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड कर रही है, तो ये सब चीजों से हमें क्या पता चलेगा कि एक कंपनी आगे बढ़ रही है। ये सुनो, अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल एक्टिविटी, पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट तो हेडिंग ही बना दिया। दूसरा, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। 2 पॉइंट हो गए। इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन द एम्प्लॉइज आर हैप्पी, when the company is growing, when the profits are increasing, when there is an investment in capital। बस खत्म। when there is order instead of chaos। काम खत्म। बताइए, मुश्किल लगी कोई? ठीक है, सिंपल लगा? आगे चलते हैं, ग्रुप एक्टिविटी। बड़ा ही सिंपल। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है? हिंदी में सोचो अपने मन में कि ये बहुत सारे लोगों से बनी है। अब सब इसको इंग्लिश में कर दो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल, अलग अलग जगहों से आए हैं, सबके अलग अलग ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, बट व्हेन दे वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए, an organization is made up of different people who have come from different backgrounds। पहला पॉइंट, all these people have their own needs, aspirations, desires। 2 point, but as a part of the organization they all work towards the achievement of common organizational goals। the fourth point, हमेशा concluding line ना, अगर लगे कंटेंट कम है, अच्छा नहीं है कंटेंट, तो अपने ना फोर्थ लाइन हमेशा लिख देना, thus management is a group activity। खत्म का। पहली लाइन भी लिख देना मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, और कंक्लूडिंग लाइन भी लिख देना मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। किसी ने नहीं पढ़ना वहां पे, सच बता रहा हूँ, किसी ने नहीं पढ़ना वहां पे। ठीक है, तो आप अपना कंटेंट बढ़ा देना, बस समझ में आ गई। अब आते हैं गोल ओरिएंटेड। देखो, कोई भी मैनेजमेंट हो, किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, क्योंकि आजकल तो बच्चे बार बार मुंह से हॉस्पिटल ही निकल रहा है, जिस तरीके का आजकल स्टेटस चल रहे हैं व्हाट्सएप पे और सब कुछ चल रहा है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आजकल की जो सिचुएशन है, सिर्फ हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, यही सब निकल रहा है मुंह से बस। तो हॉस्पिटल, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है जो जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट करना, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, एक्सेट्रा। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट इस गोल को अचीव करने में मदद करता है बाय यूनाइटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन में क्या लिखेंगे? ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट टू अचीव सर्टेन गोल्स। फॉर एग्जांपल, treatment of patients is the goal of the hospital, to give good education is the goal of schools। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स बाय यूनाइटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। काम, thus मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। काम खत्म। 4 पॉइंट हो गए। जब आप इसको पॉइंट वाइज लिखोगे, 4 पॉइंट का मतलब है इतना आपका पेज भर जाएगा, इतना। ठीक होगी बात। मल्टी डायमेंशनल को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, मल्टी डायमेंशनल को।
कंटिन्यूअस में आइए, सबको पता है कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है, जो हमेशा चलता रहे, कभी खत्म ना हो। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, इसका क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट इज द पहली लाइन, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नेमली, क्या क्या थे एक बार बोलेंगे, पी से, Planning. ओ से, Organize, एस से, staffing, से, direct, एंड सी से, control, The 5 functions of management, namely, अब बच्चों मैं आपकी जगह होता अगर, देखो मैं तो ना जगह भरने की कोई भी वो नहीं छोड़ता, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं 5 functions पता है कैसे लिख के आता, मैं लिख के आता the 5 functions of management, namely the 5 functions of management, मतलब थोड़ा सा राइटिंग का देख लेना, मैनेजमेंट नेमली, फिर मैं ना एक लाइन में लिखता ही नहीं, मैं अलग लाइन में लिखता, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर, ऐसे। तो मतलब ये मैं आपको थोड़ी टिप्स दे रहा हूँ बस जगह को बढ़ाने के लिए। आर ऑलवेज परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स, फिर लास्ट लाइन, दस मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी, खत्म। बताइए हो जाएगा यार, मुश्किल तो नहीं लगा। लास्ट सेकंड लास्ट पे चलते हैं, डायनामिक। कोई बताएगा आप में से डायनामिक का क्या मतलब होता है? बहुत बार पढ़ा, अगर नहीं पता तो आप आगे इस बिजनेस स्टडीज में 12th में हर क्लास में पढ़ोगे डायनामिक का मतलब। different, Something which is not static. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने, समथिंग विच इज नॉट स्टैटिक, जो एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करती है जहां पे कुछ भी स्टैटिक नहीं है। और बच्चों इस वक्त जो टाइम चल रहा है, जो आप लोगों ने 11th 12th में देखा है, शायद इससे बेटर तो कोई आंसर ही मैं दे नहीं सकता इसका एग्जांपल, कि बिल्कुल ही जो पढ़ाने का सिस्टम था वो चेंज हो गया। हम लोगों को डिजिटल मोड पे आना पड़ गया, जो कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है ना। तो हम क्या, स्टैटिक, कुछ भी स्टैटिक नहीं रहता, हर चीज चेंज होती रहती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अडेप्ट ना करे इन सब चीजों को से, तो वो आउट ऑफ द बिजनेस चली जाएगी। तो मैनेजमेंट मदद करता है अपने एम्प्लॉइज को कि वो इन चेंजेस को अडेप्ट कर सके। देखो वर्क फ्रॉम होम ना कोई नहीं चाहता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई नहीं चाहता था घर पे बैठ के काम करना, लेकिन अगर वो नहीं करते तो वो आउट ऑफ द बिजनेस चले जाते। तो मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया कि देखो आप चाहते हो या नहीं चाहते, ये आज की नीड ऑफ द आवर है, और इसमें आप ही का फायदा है, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, अपना काम भी करते रहोगे, आपको पैसे भी मिलते रहेंगे, सैलरी भी मिलती रहेगी। जहां और लोग हैं जिनका मतलब जिनकी जॉब छूट गई है, तो एक मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को किस तरीके से मोटिवेट करता है कि वो इन चेंजेस को अडेप्ट करे, दैट इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या लिखेंगे, all organizations are working in an environment which is fast changing. The various elements of environment, बेटा अभी आप थोड़े दिनों बाद बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें ना हम 5 तरीके के एलिमेंट्स पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो अभी आप चाहे इसमें से सिर्फ 2 नाम याद कर लो, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, नेमली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट आर फास्ट चेंजिंग. The organization must adapt itself to the changes taking place in the environment. Management helps the organization to adapt itself to the changes taking place in the environment. Thus, management is a dynamic activity. समझ में आया? डायनेमिक मतलब जो अपने आप को बदलती रहती है, चेंज करती रहती है और एक जैसी नहीं रहती। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? अभी हमने 6 पढ़े, 6 और समझ में आ गए। अभी सिर्फ समझने की बात हो रही है, याद करने की बात नहीं हो रही। समझ में आ गए 6 पॉइंट? क्योंकि अभी हम इसको रीड भी करेंगे तो याद हो जाएगा। एक बचा है मल्टी डायमेंशनल। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें हम कौन से लिखेंगे? परवेसिव, इंटेंजिबल, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस। बेटा मल्टी डायमेंशनल पॉइंट मत लिखना, उसका रीजन है मल्टी डायमेंशनल का कंटेंट 3 के बराबर है। मल्टी डायमेंशनल एक पॉइंट का कंटेंट कॉन्टिन्यूअस, इंटेंजिबल और ग्रुप एक्टिविटी 3 के बराबर है। मल्टी डायमेंशनल इतना बड़ा पॉइंट है, तभी मैंने उसको अलग रखा। मल्टी डायमेंशनल आप सिर्फ और सिर्फ तभी लिखना जब आपसे अलग से पूछा जाए मल्टी डायमेंशनल के बारे में। समझ में आ गई बात? मल्टी डायमेंशनल अगर चॉइस आई कि कोई भी 6 पॉइंट लिखने हैं तो मल्टी डायमेंशनल को स्किप करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉइंट है और एक मिलना तो एक ही नंबर है ना, चाहे एक पॉइंट लिखोगे तो एक ही नंबर मिलेगा, तो इतना क्यों टाइम वेस्ट करें। ये थोड़ी थोड़ी ना टिप्स है कि हमें अपना टाइम भी बचा के चलना है। चलो अब समझते हैं मल्टी डायमेंशनल क्या है। मल्टी डायमेंशनल पॉइंट कहता है कि जब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम एक नहीं, हम दो नहीं, हम 3 चीजों को मैनेज करने की बात करते हैं। हम एक नहीं, हम दो नहीं, हम 3 चीजों को मैनेज करने की बात करते हैं। और वो 3 चीजें क्या क्या है? सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम की मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो लोग मैनेज करेंगे उनकी मैनेजमेंट, और फिर तीसरा काम करने के जो तरीके हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, उसकी मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क की। अभी नोट्स मत देखो, यहाँ देखो। देखो बच्चों, अभी जैसे भी हॉस्पिटल्स है, अब हॉस्पिटल का काम है लोगों को ठीक करना, लेकिन अगर वो यही ऑब्जेक्टिव मान ले कि मेरे को तो लोगों को ठीक करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर क्या है, कोई भी आएगा उसको एडमिट कर लेंगे,
एक टाइम ऐसा आएगा कि रिसोर्सेज खत्म हो जाएगी, जैसे इस वक्त हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, दवाइयां खत्म हो रही है, डॉक्टर्स नर्सेज नहीं है। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट आपके काम को, मेरा जो काम है उसको शेप देता है, किस चीज की, गोल की, और फिर बताता है ये गोल कैसे फुलफिल होएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है तो वो मैनेजमेंट बताएगी कि हम एक बारी में 50 कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, 20 नॉन कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, यही हमारा जो वो है गोल है। और अब हम इसी गोल को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे। जैसे ही 70 या 50 पेशेंट्स हमारे आ जाएंगे हॉस्पिटल में, हम और लोगों को नहीं लेंगे। तो काम क्या होता है, उसको उसको हमें किस चीज की शेप देनी होती है, गोल। जैसे मेरा काम है आपको पढ़ाना, अगर मैं यही गोल लेके चलूं अपना कि मेरे को आपको पढ़ाना है, और कितने ही बच्चे आ जाए, मान लो अभी 20-25 बच्चे हैं इस क्लास में, अगर और मतलब मैं किसी को भी आने दूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं आप लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा, और मुझे आप लोगों को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले मैंने अपना क्या गोल बनाया कि एक क्लास में मैं 25 स्टूडेंट्स से ज्यादा नहीं रखूंगा उसकी, क्योंकि 25 स्टूडेंट्स को मैं एक बारी में अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने काम को, आई कन्वर्टेड माई वर्क इनटू गोल। मैंने अपने काम को गोल्स की शेप दी कि मेरे को 25 स्टूडेंट्स से ज्यादा का बैच नहीं बनाना, और फिर मैंने उस गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की। तो व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क? मैनेजमेंट ऑफ वर्क मींस टू कन्वर्ट योर वर्क इनटू गोल्स एंड देन टेल हाउ दीस गोल्स विल बी अचीव्ड। समझ में आई ये लाइन कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब है, कि जो हमारा काम है उसको हमें गोल्स की शेप देनी है, और फिर हमें बताना है कि हम इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। जब तक हमारे माइंड में कोई स्पेसिफिक गोल्स नहीं होंगे, हम बिल्कुल ही एडहॉक मतलब जैसे काम चल रहा है चलता चलने दो, वैसे काम करेंगे, और उसमें हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। समझ में आ गया पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो बच्चों, चाहे कंपनी कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए, चाहे सारा काम मशीनों से हो, तब भी लोग तो चाहिए ना उन मशीनों को चलाने के लिए। तो लोगों से काम निकलवाना आज भी सबसे मुश्किल काम है। और जब मैं लोगों से काम निकलवाता हूं, तो मुझे दो चीजों का ध्यान रखना है। इस वक्त देखो 25 बच्चे हो आप, ठीक है, अभी मैं सबको साथ लेके चल रहा हूं, तो मैं सबको, मैंने बोल रखा है, मैंने अभी एक लाइन, क्लास स्टार्ट होते ही एक लाइन बोल दी, क्या, कि मैं अपनी एक यूनिफॉर्म पेस पे क्लासेस को आगे बढ़ाऊंगा पूरे साल। लेकिन अगर किसी को लगे कि सर बहुत स्लो चल रहा है या बहुत फास्ट चल रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, आप मुझसे 1-to-1 बेसिस पे क्लास ले लेना। इससे दो चीजें हुई, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उन सबके पास एक मैसेज पहुंच गया कि हम सब लोगों के का ध्यान रखेंगे सर, और सब कोई क्लास में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होएगा। एक तो ये मैसेज पहुंच गया। और एक बच्चा, मान लो एक बच्चा जिसको स्लो समझ आता है, जिसको लगता है कि सर मुझे थोड़ा धीरे धीरे समझ आना, तो उसको भी एक मैसेज पहुंच गया कि अगर कल को मेरे को कोई चीज समझ नहीं आई, तो सर से मैं अलग से भी क्लास ले सकता हूँ। तो जब भी एक मैनेजर एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डील कर रहा है, तो उसको दो चीजों का ध्यान रखना है, और वो दो चीजें क्या है, टू डील विद देम एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, and to deal with each one of them on an individual basis. तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल की अपनी दो डायमेंशंस क्या होती है, to deal with each of them on an individual basis and to deal with them as a group basis. समझ में आ गई बात? ओके, अब आगे चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अभी हमने क्या देखा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क देखा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल देखा। अब हम देखने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस देगी सोसाइटी को, और ये प्रोडक्ट और सर्विस देने का जो ये तरीका है, प्रोसेस है, उसमें क्या होएगा, कुछ इनपुट से आउटपुट बनेगा, किसी ना किसी इनपुट से आउटपुट बनेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, इज नोन एज ऑपरेशंस। और मैनेजमेंट मदद करती है कि इस इनपुट से आउटपुट बनने का जो प्रोसेस है, उसमें वेस्टेजेस कम से कम हो और एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेजेस एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। समझ में आ गया बच्चों? ऐसा करते हैं, अब ये सातों के सातों पॉइंट हम रीड करेंगे वर्ड बाय वर्ड, और जब हम रीड करेंगे तो एक बार देखो, सुनो, एक बार अभी हमने वो किया, डिस्कस किया, ठीक है, अब एक बार रीड करेंगे दो, उसके बाद एक बार क्लास के बाद आप भी रीड करोगे, जब भी आप नेक्स्ट क्लास से पहले तीन बार रीड हो जाएगा। आई गारंटी, मैं लिख के देता हूं,
फोर्थ टाइम अगर मैं आपको बोलूंगा ना क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा कि 10 मिनट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, आप 80% उसको वैसा ही लिखोगे जैसे बुक में लिखा हुआ है। 80%, 70%, इससे कम नहीं, आप बिल्कुल वैसा ही लिखोगे, क्योंकि 3 बार हमने रीड कर लिया। किसी चीज को 3 बार रीड करने के बाद आप चौथी बार उसको अलग लिख ही नहीं सकते हो, ये फैक्ट है। तो इसलिए घबराना नहीं है। वर्ड टू वर्ड का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपकी मैम सर जो भी आपके स्कूल में है, वो वर्ड टू वर्ड इसलिए आपको कहते हैं कि जैसे अभी एक लाइन आ गई थी, मैं अभी आपको रीड कराऊंगा, एक लाइन आ जाएगी बीच में से उठा के कहीं पे, अभी तो हमने शुरू किया है, आप देखोगे कि एक लाइन आ जाएगी और पूछा जाएगा इस लाइन को आइडेंटिफाई करो, तो आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर में है। ये नहीं है कि उस लाइन के ऊपर नीचे का सब कुछ लिख दो, नहीं लिखना, ऐसा कोई नहीं आएगा आपको कभी भी। आपको ये वर्ड टू वर्ड पता इसलिए होना चाहिए कि एक लाइन जो आ गई है वो आपको ये पता होना चाहिए कि बुक में लिखी हुई कहां पर थी, किस टॉपिक में लिखी हुई थी। दैट इज व्हाई दे आर फोकसिंग वर्ड टू वर्ड पर, ठीक है। और जहां मुझे आपको याद कराना होगा वर्ड टू वर्ड, अब इतना एक्सपीरियंस तो मुझे है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, जहां मुझे होएगा कि मेरे को आपको ये वर्ड टू वर्ड याद कराना है, मैं आपको बता दूंगा बेटा बाय हुक और क्रुक इसको वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा। तो जहां मैं नहीं बोल रहा वहां आप उसको वर्ड टू वर्ड याद करने के चक्कर में मत भागिए, ठीक है बच्चे, समझ में आया? चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो कम टू पेज नंबर 1.2। हम मैं धीरे धीरे ही रीड कराऊंगा, ज्यादा फास्ट नहीं कराऊंगा। आ जाइए। ओके, तो सबसे पहले आपने स्लैंग लिख लिया, अगर आपने नहीं लिखा तो इधर जो ये हमारा फ्लो चार्ट बना हुआ है इसके लेफ्ट में एक बार स्लैंग लिख लीजिए। पिग गोस टू एमसीडी, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये था, अगर आपने नहीं लिखा तो ये लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है। ओके, शुरू करते हैं। पहला मैं इसी के इसके उससे चल रहा हूँ, जो ये मेरे नोट्स में वो है सीक्वेंस में, उससे चल रहा हूँ, ठीक है। पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बच्चे आप देखोगे मैंने ना बुक्स अपने नोट्स में पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, मैं आपको बताता रहूंगा अभी, और हम ना आप ऐसे मतलब ब्रैकेट बनाते रहोगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। मैं आपको बताता रहूंगा पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, सेकंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और आप ब्रैकेट करते रहो उससे, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट क्या है, all organizations have set of basic goals which are the reasons for its existence. पहला point. Second, management unites the efforts of different individuals in the achievement of these goals. 2 point हो गए। तीसरा, for example, a firm decides to sell 10,000 TV sets in a particular year. The manager will plan a course of action and organize the activities. 3 points हो गए। आप अपनी लैंग्वेज में इनको चेंज कर सकते हो। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 आपको लिख के आए। Pervasive, the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social, political. पहला। दूसरा, a petrol pump needs to be managed and so does a school or a hospital. 2. तीसरा, also what managers do in India, USA, Germany, Japan is the same. 3 points हो गए। मल्टी डायमेंशनल, देखिए अब आप खुद देखो इसका कंटेंट कितना बड़ा है, 3 पॉइंट्स के बराबर है। तो ये आप तभी लिखना जब आपको मल्टी डायमेंशनल लिखने को आए अलग से, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये अलग से आ जाता है मल्टी डायमेंशनल। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 मेन डायमेंशंस। अंडरलाइन करिए कॉम्प्लेक्स, अंडरलाइन करिए डायमेंशंस। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, लेफ्ट में लिखिए वर्क के लेफ्ट में लिखिए क्या, हिंदी में लिखिए क्या, वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क मींस क्या। All organizations exist for performance of some work. In a factory, a product is manufactured. In a hospital, a patient is treated. अब इस लाइन को, पूरी लाइन को हाईलाइट करना। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स, ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट्स योर वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव एंड देन असाइंस द मीन्स टू अचीव देम। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, जो हमारा काम है, जो मेरा काम है, उसको कन्वर्ट करता है गोल्स में और फिर बताता है कि इस गोल्स को हमें कैसे अचीव करना है। तो मैनेजमेंट कन्वर्ट्स योर वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड देन टेल्स हाउ दीज गोल्स विल बी अचीव्ड एंड देन असाइंस मीन्स टू अचीव देम, मतलब टेल्स हाउ दीज गोल्स विल बी अचीव्ड। इस लाइन को पूरे को हाईलाइट करिए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, 1 मार्कर अलग से आ जाता है। व्हाट आर द 2 डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अभी बताता हूं। Human resource are any organization's greatest asset. Despite all the developments in the field of technology, getting the work done through people is still a major task for a manager. Managing people has 2 dimensions जो मैंने बॉक्स में लिखी है। It implies dealing with the employees as individuals, underline करिए as individuals with diverse needs and behavior
एंड दूसरा इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद द इंडिविजुअल्स एज ग्रुप ऑफ पीपल। तो अंडरलाइन करिए ग्रुप ऑफ पीपल को। तो दो डायमेंशंस होते हैं जब भी हम एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल से डील कर रहे हैं, तो हमें उन सबके साथ को, उन सबको एक साथ भी लेके चलना है और सबको अलग अलग भी ट्रीट करना है। तो इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, आइए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अच्छा मैनेजमेंट ऑफ वर्क के पीपल के लेफ्ट में लिखिए कौन, जैसे वर्क के लेफ्ट में लिखा था क्या, पीपल के लेफ्ट में लिखिए कौन, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के लेफ्ट में लिखिए कैसे। कैसे every organization provides some basic product or service in order to survive. This requires a production process, underline kariye, production process of transforming input into output, input material and technology into desired output consumption. यहाँ पे बच्चे एक लाइन ऐड करिए, यहाँ पे एक लाइन कम लिखी हुई है, एक लाइन ऐड करिए, मैनेजमेंट हेल्प्स इन improving the processes, the operations. Management helps in improving the operations by reducing the wastages and increasing the efficiency. By reducing the wastages and increasing the efficiency. चल अब हम आगे चलते हैं। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ, ये लाइन को अंडरलाइन करिए, सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्पोजिट एंड सेपरेट फंक्शन। ये लाइन आ जाएगी, फिर पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड हियर। ये एक दो बार आया हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। Planning, organizing, staffing, directing, controlling, first point. Second, these functions are simultaneously performed by all the managers all the time. तो दो पॉइंट हो गए। जहां आपको लगे ना बच्चे कंटेंट कम है, अपने आप ही लाइन ऐड कर सकते हो, थर्ड लाइन अपने आप बना सकते हो, दस मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी, हेडिंग ही लिख दो फिर से, दस मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी, काम करता है, ठीक है। ओके, आगे ग्रुप एक्टिविटी। All an organization is a group of different individuals with diverse needs. पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। Second, as a members of the organization, they all work towards the achievement of common goal. 2 point. तीसरा, this requires teamwork and coordination. 3 point. चौथा लिख दो, thus management is a group activity. Okay. आगे, dynamic function. In order to be successful, an organization must change itself according to the needs of the environment, which consists of various factors such as economical, social, and political. पहला point. For example, McDonald's, इस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स का। The McDonald's, the fast food giant, made major changes in its menu to be able to survive in the Indian market. अब आप जो मैम बोलती है ना कि आपको वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए, तो वो ये लाइन है। अब ये लाइन आ जाएगी, फिर पूछा जाएगा which feature of business management is highlighted, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डायनामिक की बात हो रही है। और लास्टली इसका अगर कंटेंट कम लगे तो थर्ड लास्ट लाइन, thus management is a dynamic function. And lastly, management is an intangible force. Management cannot be seen, cannot be touched, but its presence can be felt. When the targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is no overlapping, and there is orderliness instead of chaos. बताइए बच्चों, समझ में आया? मेरे अब आप, मैं आपको ज्यादा नहीं बोलता, 50-60% अब आपको याद होगा। अब आप जब इसको एक बार और पढ़ोगे, मैं आई गारंटी कि आप 80% इसको लिख लोगे, ठीक है। चलिए अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार नेक्स्ट पेज पे आइए, 1.4 पे आइए। हाँ जी बेटा, भव्या बोलो। ग्रुप एक्टिविटी और मैनेजमेंट ऑफ पीपल सिमिलर नहीं है? हाँ नहीं, ग्रुप एक्टिविटी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ग्रुप एक्टिविटी में हमने बात की है कि बहुत से लोगों से बनी होती है ऑर्गेनाइजेशन और सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो सब अपने पर्सनल गोल्स के साथ साथ जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये बात की हमने ग्रुप एक्टिविटी में, ठीक है। ये बात समझ में आई। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम बोल रहे हैं कि एक मैनेजर को जब भी वो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डील कर रहे हैं, तो उनको उनके साथ दो तरीकों से डील करना है। एक तो सबको साथ लेके चलना है और एक सबको अलग अलग। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू जहां से हम बोल रहे हैं ना वो अलग है। ग्रुप एक्टिविटी में हम बात करें एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम करते हैं, सबके अलग अलग गोल्स हैं, लेकिन वो सब एक गोल को अचीव करने आए हैं, ये हम ग्रुप एक्टिविटी में बोल रहे हैं। और जो हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल में बोल रहे हैं वो हम मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। तो बस जो पॉइंट ऑफ व्यू है बोलने का वो अलग है, ठीक है। ओके सर।
ओके, अब हम ना बच्चे 1.4 पेज पे आप आओगे ना, अब हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे पहले। क्यों हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं उसका रीजन ये है कि 2-3 पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंस के यहाँ पे सिनोनिम्स लिखो, जैसे अभी हमने बताया था ना आपको, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, मैंने अभी 6-7 लिखे थे हम लोगों ने ना, वो सारे लिखो, मैं दिखाता हूँ आपको। हमने लिखे थे इंपॉर्टेंस, हाँ, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट्स, रोल, यूज, मेरिट्स। पहले हम हेडिंग की बात करेंगे। 5 पॉइंट है जिसमें से 2 तो हमने कर भी लिए, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। पहले हम सिर्फ हेडिंग की बात करेंगे। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है। मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह चाहिए, इंटेंजिबल है, ग्रुप एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है, ये सब तो हमने फीचर्स पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत ही क्या है, क्या करती है ऐसे मैनेजमेंट, उसके फीचर, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसका बेनिफिट क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होने का। तो आप लोग बताइए, पहले आप लोग बताइए, आपके हिसाब से, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, आपके हिसाब से क्या यूज है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी मैनेजमेंट होने का, क्या यूज है बताइए, सोच के बताओ। यस नंदिनी, ट्राई करो। To earn profit. प्रॉफिट्स अर्न होते हैं, ओके। सुहाना आप ट्राई करो, क्या आपको क्या लगता है कि क्यों, जरूरत भी क्यों है मैनेजमेंट की? वो कुछ भी, like आप एक बात कुछ भी सोचो, आगे जाके आप लोगों को मैनेजर ही बनना है, तो सोचो ना कि क्या Efficient use होएगा of आपकी कंपनी में resources. आपके होने से। managers efficiency बढ़ाए उनकी। बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया आपने, बिल्कुल सही पॉइंट बोल दिया कि एफिशिएंसी बढ़ाएगी। अद्वित आप बताओ। So efficient use of resources. शेड्यूल ऑफ रिसोर्सेज हमारे सही प्लान होंगे। केशव आप कुछ कह रहे थे, और केशव मुझे आपका आई कार्ड नहीं देखना, मुझे आपकी शक्ल देखनी है, आप अपनी शक्ल दिखाओ मुझको। Yes, sir. I mean, sir, but camera is not working. अच्छा That's चलो why. कोई नहीं, बताओ क्या हो सकता है, क्या यूज हो Sir, सकता है मैनेजमेंट का? are you for a process of work, for progress of management and companies, and for a मैनेजमेंट team नहीं, work? फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बेसिकली ये कह सकते हो आप, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, 5 पॉइंट है। अच्छा देखो, तो बेसिकली क्या है, हेल्प्स, मैं ना हेल्प्स इन कॉमन लिख देता हूँ क्योंकि हेल्प्स इन तो सब में चलेगा, ठीक है। हेल्प्स इन, तो पहला पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, जो हमारे ग्रुप गोल्स है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, उसको अचीव करने में मदद करेगा, ठीक है ना। आप में से किसी ने बोला भी था ये पॉइंट। फिर जैसे अभी हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट में बहुत से लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अलग अलग डिजायर्स है उनके, कोई सिर्फ पैसे कमाने आया है, कोई नाम कमाने आया है, कोई नाम पैसा दोनों कमाने आया है। तो अगर एक कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो उसके जो कंपनी में जो इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं वो अपने गोल्स भी अचीव कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स या पर्सनल गोल्स, ठीक है ना, पर्सनल इंडिविजुअल गोल्स। ओके, आगे चलते हैं, इंडिविजुअल गोल्स। अभी हमने डायनेमिक वर्ड पढ़ा कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में एक्ट करती है और कोई भी इंसान चाहता नहीं है चेंजेस, लेकिन मैनेजमेंट है जो अपने एम्प्लॉय से चेंजेस को अडेप्ट करवाती है। तो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ओके। फिर सुहाना ने एक पॉइंट बोल भी दिया था, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ाना मतलब वेस्टेजेस कम और कॉस्ट कम। एंड लास्टली इट हेल्प्स, देखो अगर किसी, जैसे अभी आपको पता ही होगा कि रिलायंस और टाटा, ये जो 2-3 कंपनीज है, ये इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टुवर्ड्स ये हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह। तो अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो नो डाउट वो ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करेगी, बट उसके साथ साथ और कौन ग्रो करेगा, हमारी सोसाइटी भी ग्रो करेगी। हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो बच्चों, ये 5 पॉइंट है हमारे, ठीक है। ओके, तो अब इनको अच्छी याद करने की कोशिश करते हैं। सबका फर्स्ट लेटर मैंने ले लिया यहाँ से और मैंने इसका स्लैंग बनाया है, आप लोगों ने देखा ही होगा, सीआईडी। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने वो सीरियल ही ना देखा हो, सोनी टेलीविजन का फेवरेट सीरियल था। अभिजीत एक्ट्स इन सीआईडी, देखिए, ठीक है। तो ए से हमारा क्या हो गया, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ए से हमारा क्या हो गया, अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स।
या पर्सनल गोल्स लिख लीजिए, अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स। उसके बाद सी से क्या हो गया, हेल्प्स इन क्रिएटिंग ऑफ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आई से हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड डी से हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैंने हेल्प्स इन ना कॉमन लिख दिया यहाँ पे, तो वो तो हर में लिखेगा, हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स, हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो एक बार जल्दी से पांचों हेडिंग्स को याद करने की कोशिश करते हैं, फिर हम अभी इसके डिटेल डिस्कस करेंगे। इसको जल्दी से याद करते हैं। अभिजीत, अभी लिखना बाद में, नोट्स में बाद में लिखना, पहले सिर्फ हेडिंग्स याद करो। helps in achievement of personal objectives, helps in achievement of group objectives and group goals, helps in creating dynamic organization, helps in increasing efficiency and helps in the development of society. जल्दी से याद करिए हेडिंग्स। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ? हाँ, हो गई यार? ऐसा करते हैं, पहले ना वो फीचर्स वाले देखते हैं, एक बार जल्दी से फीचर्स देखते हैं। पी से क्या था? Pervasive. आई से Intangible. देखो, जी से गोल ओरिएंटेड, दूसरे जी से Group activity, एम से multi-dimensional, से continuous, कंटिन्यूअस dynamic, तो याद है आपको? अब आइए ये वाली देखते हैं। ए से क्या है? Achieving in achievement of group goals. दोनों ही अचीवमेंट ऑफ, दोनों ही का सेम है, अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। सी से क्या है? creating a dynamic डायनामिक organization. ऑर्गेनाइजेशन। आई से increases efficiency, एंड डी से development डेवलपमेंट ऑफ development of society. ठीक है। आइए एक बार जल्दी से इसको पहले रिवाइज करते हैं, मतलब मैं अभी इसको समझाता हूँ, फिर रीड करेंगे, फिर मैं आपसे हेडिंग्स एक बार फिर से याद कराऊंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। बच्चों अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो अभी जो हमने दो पॉइंट्स लिखे थे थोड़ी देर पहले, ग्रुप एक्टिविटी वाले और गोल ओरिएंटेड वाले, उनको मिला के इसका आंसर बन जाएगा क्या? कि एक ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पीपल, इट हैज विद डिफरेंट सॉरी, इसमें मैं ऐसे लिख देंगे ग्रुप एक्टिविटी, सॉरी गोल ओरिएंटेड वाला पॉइंट लिख देंगे कि all organizations exist for certain goals. Management helps in uniting the efforts of different people in the achievement of common goals. Yes or no? तो goal oriented वाला point same to same यहाँ लिख सकते हैं हम। हमारा point क्या कह रहा है? It helps in achievement of group goals. तो हम इसमें क्या लिखेंगे? All organizations exist for the achievement of certain goals. Management helps in the achievement of those goals by uniting the efforts of different people in the organization. Yes or no? हो सकता है same आ सकता है आंसर, ठीक है ना? ओके अब नेक्स्ट पे आते हैं। इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सेम पॉइंट लिख सकते हैं हम, कौन से वाला? ग्रुप एक्टिविटी वाला। क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम करते हैं, सब लोग अलग अलग गोल्स के साथ आते हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे ऑल वर्क टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स एंड आल्सो एट द सेम टाइम अचीव देयर इंडिविजुअल गोल्स। यस और नो? देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूट है, आप लोगों में से कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, उसमें ना बहुत से तरीके के लोग हैं। जैसे एक भैया काम करते हैं, आपको पता होगा, मैम है, मैम काम करती है, फिर हम टीचर्स है, और भी एक दो लोग काम करते हैं जो बुक्स बना हमारी प्रिंट करते हैं एक्सेट्रा। हर एक का अपने गोल है। अब भैया जो है उनका मेन गोल क्या है? उनको पैसे कमाने। मैम है, उनको पैसे भी कमाने हैं, उनको थोड़ी रिस्पेक्ट भी चाहिए, और भी लोग हैं उनको अपने अपने हिसाब से काम मतलब चाहिए। तो जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स का क्या, जो हमारी मैनेजर्स है, हम लोग जो है, हमारा क्या रोल है कि हर इंडिविजुअल अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करे and at the same time they also contribute towards achievement of common goals. देखो अगर कोई मेरी कंपनी में काम कर रहा है और वो अगर अपने पर्सनल गोल अचीव नहीं कर पाएगा, तो वो कभी भी कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। अगर मैम एक पर्टिकुलर उसके साथ आती है, डिजायर के साथ आती है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से ये अपनी नीड पूरी करनी है, अगर मैम या किसी भी एम्प्लॉय की वो नीड पूरी नहीं होगी, तो वो अपना 100% दे ही नहीं पाएगा टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। तो ये एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा रोल है कि हम अपने एम्प्लॉइज के पर्सनल गोल्स को पूरा कर पाए, जिससे कि वो अपने ग्रुप गोल्स में कंट्रीब्यूशन दे। समझ में आ गई बात? ओके थर्ड पॉइंट क्या था? हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सेम लिख देंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन वर्क्स इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज फास्ट चेंजिंग, द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एवरी डे. The management of an organization motivates its employees in such a manner that they are able to adapt to these changes so that the company is able to remain in competition. समझ में आई बात? सेम लिख दिया डायनामिक वाला पॉइंट।
ठीक है। एफिशिएंसी वाला पॉइंट में कुछ लिखना ही नहीं, सीधा लिख देंगे मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड वेस्टेजेस एंड इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। खत्म हो गई बात। एंड लास्टली क्या, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इसको समझते हैं। जैसे अभी मैंने क्या बोला, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी होगी, जैसे रिलायंस है, जैसे टाटाज है, बिरलाज है, महिंद्राज है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करेगी करेगी। ना सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, इनकी वजह से कौन ग्रो करेगा, सोसाइटी ग्रो करेगी। और सोसाइटी कैसे ग्रो करेगी इनकी वजह से, कि जब एक कंपनी की एम्प्लॉय मैनेजमेंट अच्छी होती है तो वो कंपनी क्या करती है, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करती है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, वो सोसाइटी में डेवलपमेंट देती है, कंट्रीब्यूशन देती है, वो नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है, नई नई सर्विसेज देती है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इन सब से क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है वो ग्रो करती है, लीडिंग अ पार्ट टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझ में आ गए पॉइंट, सारे पॉइंट समझ में आ गए। सुहाना, तनीशी, कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? एक बार हेडिंग्स फिर से देखते हैं। तो हमारा ए से क्या था, ए से बताइए जल्दी से, ए से 2A है, 2A बताइए। Achievement in goals. अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स एंड दूसरा अचीवमेंट ऑफ Personal goals. सी से क्या था, Creating a dynamic Dynamic organization. आई से Increasing efficiency. इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड डी से development of society. समझ में आ गए, सारे याद हो गए। आइए जल्दी से अपन इनकी डिटेल्स देखते हैं जल्दी से। कम टू पेज नंबर 1.4, क्योंकि सेम है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप। पहले स्लैंग लिख लीजिए एक बार बच्चों, अगर स्लैंग नहीं लिखा तो स्लैंग लिख लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखना, नोट्स फ्लो चार्ट के ये लिखा हुआ है। जो कैपिटल में है वो यूज किया है, जो शॉर्ट में है वो सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। ओके आइए, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। अगेन मैं आपको पॉइंट्स में लिखवाता रहूंगा। मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इटसेल्फ, मैनेजमेंट अपने लिए नहीं चाहिए, बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला पॉइंट आपने मार्क किया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉइंट। दूसरा, द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू गिव कॉमन डायरेक्शन, हाईलाइट करिए कॉमन डायरेक्शन, टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट आप उसके बाद वही लिख सकते हो, 10 मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। जहां आपको लगे कंटेंट कम है, कुछ बच्चों की ना राइटिंग बड़ी होती है तो वो 2 पॉइंट लिखेंगे तब भी उनके 3-4 लाइनें भर जाएगी। कुछ बच्चों की राइटिंग छोटी होती है, तो अगर आपको लगे कि मेरा तो कम भरा हुआ है कंटेंट, तो अपना बना देना तीसरी लाइन। दूसरा, द एम ऑफ द मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यहाँ ना फुल स्टॉप लगाओ, द एम ऑफ द मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बनाइए, दिस इज अचीव्ड थ्रू, थ्रू लिखा हुआ ना, थ्रू बेटर प्लानिंग, उसके आगे लिख लीजिए दिस इज अचीव्ड थ्रू। तो 2 पॉइंट बन गए आपके, दिस इज अचीव्ड थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। All organizations has to work in an function in an environment which is constantly changing. पहला point, individuals in the organizations generally resist these changes. 2 point, management helps the people to adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge, मतलब to maintain the competition. 3 points. और 4th point वही again, thus management is a dynamic activity, helps in creating a dynamic organization. Okay. Fourth, it helps in achieving personal objectives. The manager motive, इसमें ना हम एक लाइन ऐड करेंगे। ये जो लाइन लिखी हुई है मैनेजर मोटिवेट्स, इससे पहले एक लाइन ऐड करो, तो ऊपर आप लिख लो, जहां पे स्पेस है ना थोड़ी वहां पे लिख लो, जहां पे भी आपके पास स्पेस है ना वहां पे आप इस एक लाइन ऐड करिए। आप लिखिए, an organization is a group of different individuals with different needs. पहला पॉइंट लिखिए, an organization is a group of different individuals with different needs, but as members of organization, they work towards achieving the common goals. They work towards the achievement of common goals. ये 2 लाइनें हो गई। अब तीसरी लाइन वहीं से लिखेंगे, लिख लिया बच्चों, they work towards achievement of common goals। आइए अब तीसरी लाइन वहीं से पढ़ते हैं।
A manager motivates and leads his team in such a manner that the individual members are able to achieve personal goal while contributing towards the overall organizational goals. तो ये तीसरा पॉइंट है. And lastly, development of society in the process of fulfilling its objectives. अपने objectives को fulfill करने के लिए management helps in the development of organization. Management organization की development करता है, and through that it helps in the development of society. कैसे, वो कैसे करता है ये देखते हैं. सेकंड पॉइंट है ये अब हमारा. It helps in providing good quality products and services, create employment opportunities for people, adopt new technology for the greater good of the people, and lead the path towards growth and development. समझ में आ गया बच्चों 2 पॉइंट? ठीक है, ओके. अब दोनों आंसर्स से मिला के हमारा एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 5-7 मिनट्स का, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मेरे को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं इस चैप्टर के आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, और तीनों क्वेश्चन को कराने में हाफ एन आवर ईच लगता है, मतलब 15-20 मिनट लगते हैं. इसलिए एक क्वेश्चन और करेंगे यार छोटा सा बिल्कुल. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस पढ़ी, अभी हमने फीचर्स पढ़े. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? बेटा सबसे पहले तो मेरे को बताओ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? एम, गोल. ठीक है, गोल. तो क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो किस गोल के साथ आया है. ये तो हमने पढ़े उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, कि उसके होने से कंपनी अपने गोल्स अचीव करेगी, कंपनी अपने के एम्प्लॉइज अपने पर्सनल गोल्स अचीव करेगी, सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी. वो तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमें वो देखना है कि वो किस माइंडसेट के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट काम करता है. तो आप बता सकते हो कि क्या हो सकते हैं एक मैनेजमेंट के? अगर आप सोचिए आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, टॉप मैनेजर हो, तो बताइए आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. एक ऑब्जेक्टिव तो आप बड़ी सिंपली बता दोगे. To be richest. रिचेस्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टू यूटिलाइज द रिसोर्स इन द मोस्ट ऑप्टिमल मैनर. रिचेस्ट वर्ड सही नहीं है ना थोड़ा. रिचेस्ट इज नॉट ऑलवेज द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, बिल्कुल सही बोला नंदिनी आपने. और बताइए क्या हो सकता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए क्रिश? मतलब कि अपने एम्प्लॉइज की नीड्स को पूरा करना. बिल्कुल सही है. और क्या हो सकता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोला. और अभी के हिसाब से बताओ, अभी के टाइम के हिसाब से एक और ऑब्जेक्टिव जो आप मिस कर रहे हो. अभी हर ऑर्गेनाइजेशन का कहां क्या रोल है? सोशल ऑब्जेक्टिव. एनवायरनमेंट. सोच के बताओ क्रिश. सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला. ब्रॉडली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या हुआ जो मेरी तरफ है, मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव मेरी तरफ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. फिर सोसाइटी की तरफ सोशल ऑब्जेक्टिव, और फिर उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तरफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव की, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. देखो, अगर मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूं तो मेरा मेन मकसद क्या है कि उस कंपनी के जो रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, उसको इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि कंपनी में मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम आउटपुट आए. यस और नो? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? टू यूटिलाइज द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स इन द मोस्ट ऑप्टिमल मैनर. समझ में आ गई बात? अब इसको देखने के लिए हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं. एक ही करके समझना, मैं बड़े आराम से आपको समझाऊंगा. जैसे मान लीजिए कि आपने मतलब अभी तो मैं अभी आप लोगों का इतना नाम वाम नहीं जानता. मान लीजिए मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने ठेला लगाया है टिक्की का. ठीक है, मैं टिक्की बनाता हूँ रानीबाग के चौराहे पे खड़े होके मैंने ठेला लगाया है. ठीक है, तो पहले कुछ टाइम पहले कुछ दिनों तक मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैं कितना अर्न करूं. बताओ मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा? मैंने एक नया बिजनेस लगाया है, मैंने बर्गर का बिजनेस लगाया है, गुप्ता जी बर्गर वाले. तो बताइए मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पहले कुछ दिन? बताइए, सोच के बताओ. अगर आप मेरी कंपनी के मैनेजर हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैंने आपको टास्क दिया है, तो अभी हमने नया ठेला लगाया है, तो बताइए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा? सर्वाइव करना. सर्वाइव करना. बिल्कुल सही बोला आना ने कि पहले तो मेरा नाम होएगा, जो आसपास लोग हैं वो जाने कि यहाँ पे टिक्की का नया ठेला आया है और बर्गर का एक नया ठेला आया है, और वो हम इतना कमा ले कि हम सिर्फ सर्वाइव कर जाए. मतलब आई एम एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट. यस और नो? ठीक है, अब मान लो दिन निकल गए,
महीने निकल गए, लोगों को नाम भी समझ आ गया, सारे दोस्त आप लोग ट्यूशन के बाद चले जाते हो, चल गुप्ता जी के पास चलते हैं, नहीं एक बर्गर खाते हैं, स्पेशल चीज बर्स्ट बर्गर, सबके मुंह में पानी भी आ रहा है ना। ओके, तो अब बताइए, अब ये जो थोड़ा थोड़ा टाइम निकल गया, अब मेरे को क्या चाहिए बताइए? क्या सिर्फ मैं इतना कमाऊं कि जितना कमा रहा हूँ सारा का सारा अपने इसमें लगा रहा हूँ? क्या मेरे को प्रॉफिट नहीं कमाना? मेरे को क्या मुझे घर पे प्रॉफिट नहीं लेके जाना? क्या मेरे को और कुछ नहीं करना? बताओ, सोच के बताओ। मैं इतना रिस्क ले रहा हूं, तो अब मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। But प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है ओनर्स के लिए कि उन्होंने, देखो एक बात बताओ, मुझे तो नहीं पता था ना बच्चे आप आओगे टिक्की खाने या कुछ खाने, तो मैं तो सुबह लेके बेचारा आलू ले आता हूँ, फिर मैं तो टिक्कियां बनानी शुरू कर देता हूँ, मैं तो मसाला भी ले आता हूँ, सब चीजें ले आता हूँ। अब मुझे तो पता नहीं कि बच्चे आएंगे और मेरा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, तो मेरे मन में इतनी टेंशन है, और उस टेंशन के बाद भी मैं कुछ नहीं कमा पाता, तो ये कैसा बिजनेस है? यस और नो? तो एक बार आपने सर्वाइव कर लिया मार्केट में, अब मेरे को क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है, जो कि एक तरीके से मेरा रिवॉर्ड होएगा, जो मैंने इतना रिस्क लिया है। तो व्हाट इज प्रॉफिट? व्हेन द कंपनी स्टार्ट्स अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट एंड द रिस्क्स। याद समझ में आई बात? पहले में मैंने सिर्फ कॉस्ट बोला था सर्वाइवल में, टू कवर द कॉस्ट, फिर टू कवर द कॉस्ट एंड द रिस्क्स। अब एक बात बताओ, दिन निकले, महीने निकल गए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लिया, क्या सिर्फ यही काम करना है? अब आगे फ्रेंचाइजी नहीं लगानी का, अब फ्रेंचाइजी भी तो देनी है, टिक्की टिक्की के अलग अलग ठेले अलग अलग जगह पे खुलने चाहिए, नई नई ब्रांचेस खुलनी है, फिर शादियों में भी अपना स्टॉल लगाना है कि नहीं? सब ऐसे ही शुरू होता है बिजनेस। तो अब मेरे को क्या करनी है? मेरा थर्ड स्टेज क्या है? सोच के बताओ, मेरी थर्ड स्टेज क्या है? expansion of business क्या growth, क्या आना नहीं समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? expansion एक्सपेंशन। and तो growth. एक्सपेंशन के लिए हम क्या वर्ड बोलेंगे? ग्रोथ। ठीक है ना? तो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का? ग्रोथ। और ग्रोथ कब होती है, कैसे पता चलेगी? जब मान लीजिए मैंने पहले मेरी ठेले पे एक छोटू काम करता था, अब 4 छोटू काम करते हैं, ठीक है? और मैंने नई नई ब्रांचेस खोल दी है, हर दिल्ली के हर ट्यूशन सेंटर के नीचे को ब्रांचेस खोल दिए, और टिक्की के साथ बर्गर के साथ मोमोज भी मिल रहे हैं। तो ये सब चीजों से क्या पता चलेगा कि हाँ अब मेरा बिजनेस क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो हमारी 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट एंड तीसरा ग्रोथ। पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। वो तो अभी हमने पढ़ा बिल्कुल सेम, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं होता, सोसाइटी की तरफ भी होता है। और सोसाइटी की तरफ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम पॉल्यूशन ना फैलाएं, हम अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, हम अगर कोई रिसोर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, हम वो कंट्रीब्यूट करें। ये तो अभी हमने पढ़ा, समझ में आ गया। एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हमने अभी पढ़ा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम करते हैं, तो एज अ मैनेजर मुझे ये देखना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग अपने पर्सनल नीड्स पूरी कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपने पर्सनल नीड्स पूरी नहीं कर पाएंगे तो वो कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छे से आइए इसको रीड करें एक बार क्वेश्चन को, फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए पेज नंबर 1.3 पे आइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी रीड करेंगे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, और क्लास के बाद ना 2-3 अनाउंसमेंट्स करनी है, तो निकल मत जाना, क्लास खत्म हो गई 2 मिनट रुक जाना। ओके आइए, तो मैनेजमेंट सीक्स, पेज नंबर 1.3 पे आइए, सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। अंडरलाइन करिए डिजायर्ड रिजल्ट। They must be derived from the basic purpose of the business. In an organization there are different objectives which are as follows। सीधा आ जाइए नीचे बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के नीचे ना 3 बॉक्स और बना लो, जैसे जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बना है ना, उसी के नीचे छोटे छोटे 3 बॉक्सेस और बना लीजिए। जैसे ये बना हुआ है ना आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसके नीचे 3 बॉक्सेस और बना लीजिए, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। छोटे छोटे से ना बना लीजिए, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ओके, आइए, the main objective of any organization should be to utilize, underline करिए, human and material resource to the maximum possible advantage, that is to fulfill the economic objective। बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ना हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन आप लिख के हमेशा ऑर्गेनाइजेशनली लिख के आओगे।
और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसके अंदर लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। हेडिंग कभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मत लिखना, हेडिंग हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही लिखना। हालांकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है। ओके, पहला दीज आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। पहला सर्वाइवल, ये ना बच्चों इसके लेफ्ट में लिख लो, केस स्टडीज में बहुत आते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज है। और देखोगे आप, मैंने मार्क कर रखी लाइन है जिससे पता चलेगा कैसे। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव, स्ट्राइव का क्या मतलब होता है? स्ट्राइव का क्या मतलब होता है? वन वर्ड, survive, हाँ, सर्वाइव नहीं, वर्क हार्ड बेसिकली। मैनेजमेंट मस्ट वर्क हार्ड टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये लाइन को हाईलाइट करिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। अब क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ी केस स्टडी आएगी और उसमें कहीं लिखा होगा द ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट, फिर नीचे क्वेश्चन होगा व्हिच ऑब्जेक्टिव्स आर हाइलाइटेड ओवर हियर। तो आपको पता चल जाएगा ये लाइन आपकी कि इसमें क्या वर्ड यूज हुआ है, इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट हुआ है सर। ठीक है, समझ में आई? तो इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, ये आपको मतलब मदद करेगी आइडेंटिफिकेशन में। प्रॉफिट, मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ, सिर्फ सर्वाइव करना ही इनफ नहीं है। मैनेजमेंट हैज टू एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट व्हिच इज अ प्री कंडीशन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो सिर्फ सर्वाइव करना इनफ नहीं है, हमें प्रॉफिट भी बनाना है, जो कि प्री कंडीशन है अगर ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक काम करना चाहती है। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड द रिस्क। अंडरलाइन करिए, कॉस्ट एंड द रिस्क। अगर ये लाइन आ जाती है that the organization is able to earn enough revenues to cover the cost and risks, तो अब हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव हाईलाइट हो गया? प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? तो सर्वाइवल एंड प्रॉफिट में बहुत थिन लाइन है। सर्वाइवल में सिर्फ बात हो रही है कॉस्ट की और प्रॉफिट में बात हो रही है रिस्क की। ठीक है, लास्ट, to remain in the industry a business need to add to prospects in the long run. prospects का मतलब होता है opportunities in the long run. Management must exploit the growth potential of the organization. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं 1 मार्क का क्वेश्चन लिखवाऊंगा। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस मे बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स टर्नओवर, जब सेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए 1 मार्क का, how can the growth of an organization be measured? How can the growth of an organization be measured? तो आंसर आपका वही आ जाएगा, when there is increase in number of employees, in capital investment, etc. How can the growth of an organization be measured? Okay, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से। अब आइए सोशल ऑब्जेक्टिव पे। It involves creation of benefits for the society. Underline किया हमने, creation of benefits for the society. As a part of society, every organization, चाहे वो business हो, चाहे वो non business हो, business मतलब Reliance हो गया, non business मतलब कोई NGO हो गया, has some social obligation. अब देखिए सेम लिखा हुआ है वही, this refers to constantly creating values for the society, which includes environmental friendly methods of production, giving employment opportunities to the disadvantaged section, and providing basic amenities like schools and crèches to the employees. बच्चों थोड़ा सा समझना, employees मेरे पर्सनल लोग हैं। अब एम्प्लॉय के बच्चों के लिए अगर मैं स्कूल दे रहा हूं तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव होएगा कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव होएगा? अगर मेरे कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनके बच्चों के लिए मैंने स्कूल खोल दिया, तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सोशल होना चाहिए? सोच के बताओ। social, क्रिश क्या बोला? सोशल। सोशल, क्योंकि Social. मेरा रोल जो है वो आप लोगों की तरफ है, आप लोगों की फैमिली की तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो जस्ट लाइक मैं जैसे सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ वैसे मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो अगर किसी एम्प्लॉय के बच्चों के लिए या उसकी फैमिली के लिए कुछ हो रहा है तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। क्रेच होता है एक प्ले स्कूल जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं, उसको छोड़ देते हैं। समझ में आई बात? इनको सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों माना है? क्योंकि जस्ट लाइक सोसाइटी, अगर मैं अपने एम्प्लॉय की फैमिली के लिए कुछ करता हूं तो वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट माना जाएगा। देखिए अगर मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ करता हूं तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया बात? फर्क समझ में आया? ओके, अब आइए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ, ये अभी पढ़ा आपने, मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट नीड्स, पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड्स एक्सेट्रा। They all become the part of the organization to satisfy their needs. They vary from financial needs, कुछ लोग सिर्फ सैलरी कमाने आए हैं, social needs, कुछ लोग peer recognition। peer recognition का मतलब क्या होता है? जो आपके दोस्त है वो आपके रिकॉग्नाइज करे आपके एफर्ट्स को। एंड कुछ हायर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करने आया है, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट। बेटा ये जो नीड्स है ना, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स, ये हम डायरेक्टिंग चैप्टर में पढ़ेंगे।
एक इंसान के अंदर 5 तरीके की नीड्स होती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ नाम याद कर लो, ठीक है। बेटा लास्ट लाइन को कट कर दो, मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल वाली लाइन को कट कर दो, इस जगह मैं एक इजी लाइन लिखवा रहा हूं, ये लाइन को कट कर दो, मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल वाली की, इस जगह मैं एक इजी लाइन लिखवा रहा हूं, द मैनेजमेंट मस्ट मोटिवेट इट्स एम्प्लॉइज in such a manner that they are able to achieve their personal objectives and at the same time also contribute towards the achievement of common organizational goals. ठीक है बच्चे, अब आप नोट्स को करो बंद, 1 मिनट। अब हम क्या करेंगे, पहले 5 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे और फिर मेरे को 1-2 बातें आपसे पूछनी है। सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन बोलेंगे, लिख ली ना सबने, लाइन लिख ली ना, किसी की रह तो नहीं गई? रिपीट कर दूं, मैनेजमेंट मस्ट मोटिवेट इट्स एम्प्लॉइज इन सच अ मैनर दैट दे आर एबल टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स and at the same time, notes को कर दीजिए बंद बेटा, जिसका हो गया, and at the same time also contribute towards the achievement of common organizational goals. ओके ठीक है, अब नोट्स को करिए बंद, एक बार 5 मिनट लगा के सिर्फ हेडिंग्स रिकॉल करेंगे सारी। सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी, देखते हैं क्या कितना ध्यान दिया हमें। मैनेजमेंट इज द, बोलेंगे जल्दी से, प्रोसेस ऑफ, सब बच्चे अनम्यूट कर दो पहले अपने आप को, अनम्यूट कर दीजिए। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ Getting the work done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. effectively and efficiently, ठीक है। फिर हमने फीचर्स किए थे, 7 फीचर्स थे, पी से Pervasive. intangible, goal oriented, Goal oriented. group activity, Multi-dimensional. सी से continuous, continuous and डी से dynamic, Dynamic. फिर हमने इंपॉर्टेंस का किया था, अभिजीत एक्ट्स इन सीआईडी, ए से achievement of group Achievement of पर्सनल personal goals. और दूसरे ए से हेल्थ अचीवमेंट ऑफ, group goals. Group goals. सी से Creating creating a dynamic organization, आई से Increases efficiency. efficiency. फिर डी से क्या था, Development of society. ठीक है। फिर हमने 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, ब्रॉड बताइए, ब्रॉडली 3 नाम क्या थे? पहला Organizational. दूसरा Social. सोशल एंड तीसरा पर्सनल। Personal. और फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? एस से survival, सर्वाइवल, पी से profit, प्रॉफिट, जी से growth, Growth. इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? याद हुआ? कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका थोड़ा बहुत? ठीक है, हो जाएगा। अब पहले ना अपना होमवर्क नोट डाउन करिए सब बच्चे। आपका होमवर्क है, आपको डेफिनेशन मैनेजमेंट की 2 टाइम्स लिखिए, मैनेजमेंट की डेफिनेशन 2 टाइम्स। अभी ज्यादा मत, अभी क्लास डिस्कस करनी है नेक्स्ट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है आपको 2 टाइम्स और आपको हेडिंग्स लिखनी है फीचर्स की और इंपॉर्टेंस की, सिर्फ हेडिंग्स आपको लिखनी है 3 टाइम्स, ठीक है। ये काम है। आप मुझे इसकी पीडीएफ बना के भेजेंगे, चाहे आप मुझे ग्रुप में भेज दीजिए, चाहे मुझे इंडिविजुअली भेज दीजिए। एक तो काम ये हो गया। अब आइए मेन काम पे। अच्छा, अगर आप में से किसी बच्चों को प्रोजेक्ट चाहिए हो कोई भी, तो मुझसे आप मेरे से व्हाट्सएप पे मांग लेना, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा। मार्केटिंग एंड प्रिंसिपल्स के बहुत प्रोजेक्ट्स है मेरे पास, जो भी आपको अगर चाहिए हो तो मेरे से ले लेना। तीसरी बात बच्चों, देखिए वैसे भी आप मेरे ख्याल से आपके स्कूल में भी छुट्टियां हो गई होगी और हमारी 2 हफ्ते क्लास नहीं हुई है ना, ड्यू टू माय इल हेल्थ। क्यों ना हम ऐसा करें, इस हफ्ते क्या हम 1-2 क्लासेस बढ़ा सकते हैं? अगर आपको ठीक लगे, अगर आप लोगों को ओके लगे, तो क्या हम सर मेरी रेमेडियल क्लासेस चल रही है सर। किसकी? सर मेरी केशव अग्रवाल। नहीं, किसकी चल रही है? स्कूल की चल रही है? यस सर, स्कूल की रेमेडियल अभी क्लासेस स्कूल ऑफ नहीं हुआ आप लोगों का? सर वैसे सर हॉलीडे डिक्लेयर कर दिए, पर सर हमारे रेमेडियल क्लासेस भी करवा दिए सर। ओके, अच्छा। नहीं तो मतलब अगर हम इसकी एक क्लास, जैसे मैं अगर एक क्लास बीच में रख सकते हैं, सैटरडे ही रखे नेक्स्ट, मतलब मैं चाह रहा था कि एक क्लास सैटरडे से पहले हो सकती हो, अगर आप लोगों को सबको ओके हो तो। वेडनेसडे थर्सडे कोई दिन है, किसी दिन सुबह हो सकती है? बताइए।
हाँ जी, सब बताइए। अगर मैं कितने बजे केशव तेरी क्लास कितने बजे खत्म हो जाती है? सर 2 to 3 के अराउंड होती है सर। नहीं, और अगर हम सैटरडे ट्वाइस अ वीक रख ले, सैटरडे संडे रख ले ट्वाइस अ वीक, वो सही है यस सर। सबको? है? ठीक है, तो संडे का तो टाइम 2 o'clock सही है, तो सैटरडे का बता दो, सैटरडे का क्या रख सकते हैं हम टाइम? 2 o'clock से पहले। 2 o'clock से पहले। तो सैटरडे का क्या हम 12 बजे रख सकते हैं? 12 बजे, अगर सबको ओके हो बताइए। सर 1 रख लो, 1। 1 भी रख सकते हैं। अगर सैटरडे का 1 o'clock रख ले तो सबको ओके है? सर इंग्लिश की ट्यूशन है। इंग्लिश की कितने बजे होती है? 1 to 2. इंग्लिश की 1 o'clock होती है आपकी? सर तो अभी अगर हम लेटेस्ट सैटरडे Yes, को sir. और सुबह रख ले, 11 बजे रख ले तो? यस सर। है ना? Yes, सैटरडे yes, 11 sir. बजे, किसी को दिक्कत तो नहीं है? सैटरडे 11 से 12:30 और मतलब 12:15 12:30 और संडे को 2 बजे, बताइए ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब सैटरडे 11 बजे फिर मिलते हैं, ठीक है? अगर आपको कुछ भी किसी को भी कुछ भी पूछना हो इसमें, अच्छा अब आपको कैसे करना है? आपको रीड सारा करना है, ठीक है? आपको घर पे सारा रीड सारा करना है, ठीक है? और आपको लिखनी सिर्फ हेडिंग से। तो हम सैटरडे 11 बजे मिले, कोई दिक्कत सर तो नहीं है? संडे की भी सुबह ही रख लो। संडे की भी सुबह रख लेंगे, चलो सैटरडे कंफर्म कर लेंगे एक बार, अभी 2 बजे रहने दो, सैटरडे को कंफर्म कर लेंगे एक बार, ठीक है? चलो, किसी को कुछ भी पूछना हो, अभी भी कुछ भी डाउट हो या कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछना हो, वो बच्चा रुक जाए। अच्छा, एक और बात, मैंने ना मार्केटिंग शुरू कर रखा है दूसरे बैच में, कि अगर किसी के स्कूल में हो रहा हो तो किसी को कोई और वो चैप्टर करना हो तो वो मुझे बता सकता है। और दूसरा, अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह आना चाहता है, मैं ना इसकी रिकॉर्डिंग आज शाम तक ग्रुप पे डाल दूंगा। मैं हर क्लास की रिकॉर्डिंग डालता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लासेस अटेंड ना करो। आप ये मतलब मत मानना कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो क्लासेस लाइव इंटरेक्शन होती है वो रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगी। मैं आज की क्लास की रिकॉर्डिंग डालूंगा ग्रुप में, जस्ट कि अगर आपको कुछ रह गया तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह ज्वाइन करना चाहता है तो उसको आप मेरा नंबर दे दीजिए, वो मुझे कॉल कर देगा, ठीक है? तो वी आर मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे एट 11 o'clock 11 AM। आप लोग होमवर्क मुझे उससे पहले भेजेंगे। कोई भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है वो रुक जाइए, अदरवाइज आप जा सकते हैं, ठीक है? ओके, और मैं आराम से आपका कोर्स हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए लेट वेट का, जल्दी का, बहुत आराम से हमारा अक्टूबर तक एक बार सारा कोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है? ओके बच्चों, किसी को कोई और चैप्टर की वीडियोस चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो तो वो मुझसे मांग लो, ठीक है? चलो बाय बाय। कोई रुकना चाहते हैं वो रुक जाइए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ।